मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी थर्ड ईयर के इक्विटी ट्रस्ट एंड फिड्यूशियरी रिलेशन के पेपर में यूनिट 5 के सेकंड पार्ट पर चर्चा कर रहा हूँ। इससे पूर्व के वीडियो में हम इक्विटी और इक्विटी की परिभाषा, की 2 यूनिट पर तथा फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में यूनिट 5 पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम ट्रस्ट के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जिसमें हम कंट्रोल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट के प्रावधानों पर बात करेंगे। ये यूनिट 5 का फर्स्ट पार्ट है, जो आपके द राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 के चैप्टर 10, 11 और 12 में उल्लिखित प्रावधानों में शामिल किया गया है। इस कंट्रोल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट की यूनिट में आपके 3 बातें सामान्यतः पूछी जाती हैं, जिसमें पहला पार्ट है स्पेशल प्रोविजंस एज रेस्पेक्ट टू सर्टेन पब्लिक ट्रस्ट, जिसमें हम मैनेजमेंट पर बात करेंगे। ये प्रोविज़न जो है चैप्टर 5 में धारा 52 से लेकर 65 तक में उल्लिखित किए गए हैं। धारा 52 में ये प्रावधान किया गया है कि ये जो धारा 52 से 65 हैं और ये जो चैप्टर है चैप्टर 10, यह उन्हीं पब्लिक ट्रस्ट पर लागू होता है जो स्टेट गवर्नमेंट में वेस्ट हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या मेंटेन्ड हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट, या अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ वार्ड्स हैं, या जिनमें एनुअल फीस जो है, एनुअल इनकम जो है 10,000 रुपये या उससे अधिक है, उन्हीं पर यह प्रोविज़न जो है वो लागू होते हैं। धारा 53 जो है वो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट के बारे में बात करती है, जिसमें ये प्रावधान किया हुआ है कि ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके एक कमेटी का गठन जो है वह किया जा सकता है। ये कमेटी जो है वो एक चेयरमैन और 2 से लेकर 10 तक मेंबर जो है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किए जा सकते हैं। अर्थात एक चेयरमैन और कम से कम 2 और अधिकतम 10 सदस्यों की एक कमेटी जो है वो मैनेजमेंट जो है वो इन पब्लिक ट्रस्ट की करेगी। इसके बाद यदि हम बात करें तो इस कमेटी का गठन करने से पहले धारा 54 ये कहती है कि एक नोटिस जो है वो हेरिडिटरी जो ट्रस्टीज़ हैं उनको देना चाहिए। उनकी सुनवाई के बाद ही ये कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। इसके बाद धारा 54 के पश्चात धारा 55 जो है वो ये निर्धारित करती है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप
जिसमें 21 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए उस मेंबर बनने के लिए। कोई क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा मॉरल टर्पिट्यूड के केस में कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए, जो अंगेस्ट जो है वह नहीं होना चाहिए, एंडोमेंट और पब्लिक ट्रस्ट के, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, मिसकंडक्ट का गिल्टी नहीं होना चाहिए। इसी तरह की कुछ अनफिट होने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो धारा 55 में दी हुई है। इसके बाद यदि हम बात करें तो धारा 56 में टर्म ऑफ कमेटी की बात कही गई है, जिसमें 5 साल तक के लिए कमेटी का गठन या मेंबरशिप जो है वो मिल सकती है, और उसके पास पश्चात रीअपॉइंटमेंट के लिए भी वो एलिजिबल होते हैं। इसके बाद धारा 57 की बात करें तो धारा 57 जो है वो ये कहती है रिमूवल ऑफ मेंबर्स, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के सामने कोई इस तरह की बातें आती हैं जो हमने धारा 55 में डिस्क्वालिफिकेशन में देखी थी, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनको सुनवाई करके और रिमूव जो है वो कर सकती है। लेकिन एक बात आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जब भी रिमूवल होता है मेंबर का, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो आदेश है, निर्णय है, वह अंतिम होता है। फिर जब डिस्क्वालीफाई कर दिया, रिमूवल कर दिया, तो फिर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मेंबर के लिए प्रावधान धारा 58 करती है कि अगर कोई मेंबर जो या चेयरमैन जो है वो रिजाइन कर देता है या मर जाता है या 6 महीने तक मीटिंग में या इंडिया से बाहर चला जाता है बिना कमिश्नर के परमिशन के, और अगर भारत पूर्णतः ही छोड़ दिया उसने, विदेश में बस गया है, या वो कार्य करने से मना कर देता है, या धारा 57 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट ने उसको रिमूव कर दिया है, तो फिर एक नए मेंबर का गठन जो है, नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार कर सकती है। इसके बाद धारा 59 की बात करें तो मीटिंग और प्रोसीजर की बात कमेटी के लिए, मैनेजमेंट के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। जिसमें डे टू डे प्रोसीडिंग की बात कही गई है। धारा 60 में अपॉइंटमेंट ऑफ सब कमेटी की बात है कि किसी रेजोल्यूशन के लिए, रेजोल्यूशन के माध्यम से पावर्स जो हैं वो डेलीगेट की जा सकती हैं, स्पेसिफाई की जा सकती हैं, और सब कमेटी का गठन जो है वो किया जा सकता है ताकि ट्रस्ट का संचालन जो है वो आसानी से किया जा सके। फिर धारा 61 में ड्यूटीज ऑफ कमेटी की बात, मैनेजमेंट की बात कही गई है, जिनमें मेंटेन रिकॉर्ड, प्रिपेयरिंग बजट, सेपरेट अकाउंट ऑफ ट्रस्ट, सुपरिंटेंडेंट control and manage of all affairs, inspect that properties, recovery or lost of property आदि जो हैं वो इनकी ड्यूटी हैं। इसके बाद यदि हम बात करें धारा 62 में, तो कमिश्नर की पावर बता रखी हैं कि अगर किसी तरह का मिसमैनेजमेंट होता है
तो कमिश्नर जो है वो कमेटी और जो फंड हैं उन पर नज़र रखता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो पावर टू सुपरसीड ए कमेटी के बारे में धारा 63 में प्रावधान किया गया है, जिसमें ये तय किया गया है कि राज्य सरकार जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सुपरसेशन पावर जो है वो उसकी है। और अगर राज्य सरकार को लगता है कि ये जो मैनेजमेंट कमेटी है वो अनेबल टू परफॉर्म है या कोई डिफ़ॉल्ट है परफॉर्मेंस में, जो ड्यूटीज़ इम्पोज की गई हैं उनको फॉलो नहीं कर रही और या एब्यूज़ कर रही है पावर का, तो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके गवर्नमेंट जो है वो सुपरसीड कर सकती है, जो भी समय राज्य सरकार तय करे उसके लिए। उसके बाद धारा 64 में पावर टू मेक रेगुलेशन की बात है, जो स्टेट गवर्नमेंट को धारा 64 में दिए गए हैं। और धारा 65 में एक अधिकार दिया है हेरिडिटरी ट्रस्टीज़ को। इसके बाद यदि हम बात करें तो धारा 66 में जो चैप्टर 11 में वर्णित किया गया है, केवल मात्र धारा है धारा 66, जो धर्मादा के बारे में प्रोविज़न जो है वो करती है। तो कई बार आपके धर्मादा के रूप में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको ये बताना है कि धारा 66 में ये वर्णित किया गया है कि अगर कोई पार्टी कोई ऐसा अमाउंट कलेक्ट करती है, ट्रांजैक्ट करती है, जो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज़ के लिए खर्च किया जाएगा, तो वह जो है धर्मादा कहा जाता है इस अधिनियम के अंतर्गत। और वो जो अमाउंट चार्ज की गई है या कलेक्ट की गई है वो उसी मैनर में यूटिलाइज की जाएगी जो कमेटी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, और किसी अन्य कार्य में खर्च नहीं की जाएगी। और उसका रिकॉर्ड जो है एक अलग अकाउंट जो है वो बनाया जाएगा, और हर साल असिस्टेंट कमिश्नर को जो है जिसका जुरिस्डिक्शन है उसको रेफर जो है वो किया जाएगा। और असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसको पावर है कि वो किसी भी तरह की इंक्वायरी वेरीफाई या करेक्शन करने के लिए जो है वो कर सकता है। और एक बात विशेष ध्यान रखनी है आपको कि चैप्टर 5 जो है इस अधिनियम का वो धर्मादा पर लागू नहीं होता है। चैप्टर 5 में रजिस्ट्रेशन के बारे में पब्लिक ट्रस्ट के प्रावधान किया गया है, तो रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर जो है वो धर्मादा पर लागू नहीं होता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसी खंड में अंतिम बात है प्रोसीजर एंड पेनल्टीज़ की। तो ये जो है चैप्टर 12 जिसमें धारा 67 से 70 तक हैं, 4 धाराओं में प्रोसीजर और पेनल्टीज़ के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें सेक्शन 67 में ऑफिसर्स होल्डिंग इंक्वायरीज टू हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट का प्रावधान किया गया है कि जो भी ऑफिसर्स हैं वो सिविल कोर्ट की पावर जो है वो रखते हैं, अर्थात सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड जो है 1908 वो, और उसके अंतर्गत जो भी उनको अधिकार दिए गए हैं, जैसे एफिडेविट लेने का, प्रूफ के रूप में सम्मन करने का, और कंपेलिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, या
इश्यूइंग कमीशन का, तो वो जो सारे पावर हैं वो सिविल कोड के समान इस अधिनियम में ऑफिसर्स को दिए हुए हैं। और जो धारा 68 है वो ये वर्णन करती है कि इंक्वायरीज टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, अर्थात जो सारी इंक्वायरी इस अधिनियम में हो रही हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहलाती हैं। और धारा 69 जो है वो ये वर्णन करती है कि सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो है वो अप्लाई होता है सभी प्रोसीडिंग पर। तो ये 3 धाराएं हैं जिनमें प्रोसीडिंग की बात की गई है। और अंतिम बात है पेनल्टी को लेकर, जो धारा 70 में वर्णित है, जिसमें 2 तरह की बातें कही गई हैं। पहले सबसेक्शन में कहा गया है कि धारा 17 और धारा 66 जो हैं उनके अगेंस्ट में कोई काम किया गया है, कॉन्ट्रावेंशन में कोई काम किया गया है, तो 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और इसके अलावा अन्य किसी प्रावधान का कॉन्ट्रावेंशन किया गया है तो फाइन जो है वो 100 रुपये तक का लगाया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर आज हमारी चर्चा हुई, जिसमें हमने पेनल्टी और प्रोसीजर सीपीसी का लागू होना, धर्मादा के बारे में विशेष प्रावधान धारा 66 में दिया हुआ है चैप्टर 11, और मैनेजमेंट और पब्लिक ट्रस्ट जो आपके स्पेशल प्रोविजंस एज रिस्पेक्ट टू सर्टेन पब्लिक ट्रस्ट चैप्टर 10 सेक्शन 62 से 65 पर चर्चा की है। तो आज हमारा जो है ट्रस्ट इक्विटी के पेपर में 5वां यूनिट जो है वो समाप्त होता है। तो हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5 पर अब तक हम चर्चा कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम यूनिट 4 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।